Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से है। महाराष्ट्र के वहाँ पे नक्सल मूवमेंट का जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने मूवमेंट को लेफ्ट करते हुए मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री का जो प्रॉमिस है उसको कैरी आउट किया है। हमारी जो गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका भी इस तरीके का जो पॉलिसी है वो एग्जिस्ट किया करती है कि अगर कोई पर्सन है जो नक्सल मूवमेंट से अफेक्टेड है, तो नक्सल मूवमेंट को लेफ्ट करते हुए मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री का जो एस्पिरेशन है उसको कैरी आउट करता है। उस पर्सन को अपने जो वेपन्स हैं उनको ले डाउन करना होगा, मूवमेंट का जो फिलोसफी है उसको लेफ्ट करना होगा, और जिस तरीके से एक कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन अपनी लाइफ को कैरी आउट करता है, उसी तरीके से वो भी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं मेन स्ट्रीम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नक्सल मूवमेंट के एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको एक टारगेट टाइम पीरियड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू कि मार्च 2026 से पहले जो नक्सल मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना है, इसके इम्पैक्ट को भी एलिमिनेट है वो किया जाना है 2026 के मार्च से पहले। तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन के इस टारगेट के रिगार्डिंग में आपने काफ़ी सारे ऑपरेशंस के बारे में रीड किया होगा कि प्रीवियस कुछ समय के अंदर नक्सल मूवमेंट का जो टॉप लीडरशिप है उनको भी एलिमिनेट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। यहाँ पे महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ है, तो महाराष्ट्र के किस एरिया के अंदर में नक्सल मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। ये कंप्लीट महाराष्ट्र के अंदर में नक्सल मूवमेंट का जो अफेक्शन है या इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। तो आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का जो रीजन है, गढ़चिरौली का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको इस मूवमेंट का जो प्रेजेंस है वो आपको मिलेगा। कभी ये जो मूवमेंट है हमारे इंडिया के एक लार्जर पार्ट के अंदर में हुआ करता था, उस एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना करते थे। 1967 के समय नक्सलबारी नाम की वो जगह है जहाँ से मूवमेंट ओरिजिनेट करता है। मूवमेंट को जो फिलोसफिकल गाइडेंस है, जो एस्पिरेशन का जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है चारों मजूमदार के द्वारा। और माओ जिदोंग का जो फिलोसफी है कि जो पॉलिटिकल पावर है बैरल ऑफ द गन के थ्रू फ्लो किया करता है, तो उसी तरीके से स्टेट के साथ में फाइट करके पावर को कैप्चर करने का ये मूवमेंट आपको मिलेगा। इनिशियली पार्ट के अंदर में जो फैक्टर्स इस मूवमेंट के स्प्रेड के अंदर में एक रोल प्ले करते हैं वो फैक्टर्स हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का होना, उस एरिया के अंदर में कंटिन्यूस ओप्रेस एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो ज़मींदारी का प्रोसेस हो या किसी अदर प्रोसेस के थ्रू में। आप देखिए कि उसी एरिया के अंदर में आपको डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है वो भी मिलेगा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से, तो डेवलपमेंट की वजह से जो ट्राइबल पर्सनस हैं उनका वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। गवर्नमेंट का भी आप देखिए कि गवर्नेंस के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा जो डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है, जो नेग्लिजियंस का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी के अंदर भी वो मेन स्ट्रीम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो नहीं हुआ करते हैं। बट प्रेजेंट समय में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट किया है, सेंसिटिव जो गवर्नेंस का जो प्रोसेस है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया है, और उन एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो स्पेशल पैकेज है, स्पेशल स्किल इनिशिएटिव्स हैं जो कैरी आउट हुए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि मूवमेंट का जो डिक्लाइन है वो अब प्रेजेंट समय में आपको मिलेगा। 90s या 70s 80s के समय जब मूवमेंट अपने पीक के ऊपर हुआ करता था, तो कैडर के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो भी इस मूवमेंट का जो लीडरशिप है वो लार्जर नंबर के अंदर किया करते थे। प्रेजेंट समय के अंदर में जो कैडर के अंदर रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है गवर्नमेंट का जो पॉलिसी एंड इंटरवेंशन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ओवर स्टेपिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। अब ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। अभी ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है, ये कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में रहेगा। तो आप देखिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको कि अर्लियर फेज के अंदर में एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना करते थे, हमारे कंट्री के अंदर में जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज हैं और भी काफ़ी सारे जो यहाँ पे
फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से जो इश्यूज हैं उनको इस एजेंसी के द्वारा डील है वो किया जाता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ करता है? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में इसको सेटअप है वो किया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इसके कंट्रोल के अंदर में हुआ करते हैं इस एजेंसी के अंडर में। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, वो इन्हीं के कंट्रोल के अंदर में है। उसी के थ्रू ये अपना इंस्पेक्शन को कैरी आउट करते हैं। 99 का ये एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है 2002 का। फिर आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो क्राइम करके अदर एरियाज़ के लिए चले जाते हैं, जिसको कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के रूप से हम यहाँ पे डील किया करते हैं। तो उस एक्ट के थ्रू भी अपना जो पावर है वो गेन करता है, उसके थ्रू भी अपना जो इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट किया जा सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। आंध्र प्रदेश का जो वाइजैक का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि डिजिटल जो उनका एम्बिशन है आंध्र प्रदेश का, उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में गूगल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डाटा सेंटर है उसको वहाँ पे डेवलप है वो किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डाटा सेंटर है वो डेवलप कहाँ पे होगा? वाइजैक के वहाँ पे। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो डिजिटल एम्बिशंस है उसको भी बूस्ट करने के अंदर ये हेल्प है वो प्रोवाइड करे। कितना पैसा है उस डाटा एआई का जो डाटा सेंटर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे इन्वेस्ट होगा? तो आप देखिए कि आने वाले जो 5 ईयर्स हैं उसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि 15 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट होगा आने वाले 5 ईयर्स के दौरान में। हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंडमान के एरिया को भी यहाँ पे प्रपोज किया है कि आने वाले समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं अंडमान एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरीके के जो डिजिटल सेंटर्स हैं उनको डेवलप करने के रिगार्डिंग में। साउथ ईस्ट एशिया के साथ में भी उसका कनेक्टिविटी है, ग्लोबल जो यहाँ पे ट्रेड रूट है उसके साथ में भी उनका कनेक्टिविटी है। तो अंडमान एरिया को भी एक्सप्लोर है वो करना चाहिए डिजिटल कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट के यहाँ पे डिसीजन के पर्सपेक्टिव से है और हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ उनका जो ओबीसी कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके इलेक्शन के रिगार्डिंग में जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो जो क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है कि जो लोग इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकता है। रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है थर्ड टायर का जो बॉडीज हैं उसके रिगार्डिंग में। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को यहाँ पे इंक्रीज है वो किया था, स्पेशली जो ओबीसी का जो सीट्स हुआ करती हैं उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर में। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस प्रोसेस को यहाँ पे स्टे किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है तेलंगाना का गवर्नमेंट पॉलिटिकली जो सीट्स के रिगार्डिंग में रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। रसिया के द्वारा आप देखिए कि यूक्रेन को जो एड सप्लाई होता है उसको यहाँ पे स्टक किया गया है, उस कॉन्वॉय को आप देखिए कि इम्पैक्ट हुआ है। रसिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में भी एक न्यूज है वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा के रिगार्डिंग में कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि वहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर हैं वो सुसाइड को कैरी आउट करते हैं। अब आप देखिए आईपीएस ऑफिसर के बाद में एक पुलिस पर्सनल हैं एएसआई का जो पोस्ट हुआ करता है उसके ऊपर वो पोस्टेड थे, उनके द्वारा भी जो सुसाइड है वो किया गया है। हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर में पुलिस पर्सनल्स ऐसे मोर पर्सन्स हैं जो सुसाइड है उसको किया करते हैं। उसके बिहाइंड में क्या फैक्टर्स यहाँ पे रोल करते हैं कि प्रॉपर जो ड्यूटी का फिक्स टाइम ना होना, ड्यूटी का जो फिक्स टाइम है वो यहाँ पे ना होना, कंटिन्यूस वर्किंग प्रोसेस होना, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बिटवीन में बैलेंस सिचुएशन ना क्रिएट होना। और आप देखिए कि जो मेंटल यहाँ पे इलनेस है उसको एज ए टारगेट के रूप से ना डील किया जाना, कि मेंटल इलनेस है वो एक सेपरेट यहाँ पे एरिया है जिसको भी प्रॉपर वे के अंदर में जो पर्सन है उसको डील करने का ज़रूरत है मेंटल इलनेस को भी। तो ये बेसिकली पुलिस पर्सनल्स का जो इंसिडेंट है उसके बारे में था। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे फोटो के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कोक्सकॉम फ्लावर्स हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है। कोक्सकॉम फ्लावर्स बेसिकली नेटिव हुआ करते हैं। नेटिव किसके हुआ करते हैं? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के नेटिव हैं।
जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे इसको मवाल के नाम से, मेवल के नाम से भी जाना करते हैं। तो आप देखिए कि उनका यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको शो किया गया है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुआ था कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जिस तरीके से जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको अरेस्ट किया गया, तो उसके जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे बताए जाएं फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। एक्ट के अंदर में जो 1980 का ये एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक्ट का जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 क्या बोलता है कि जिन पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनके साथ में जो ग्राउंड्स हैं वो शेयर किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। बट फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पे हैबियस कॉर्पस या उनका जो डिटेंशन है उसका लीगलिटी के रिगार्डिंग में जो चैलेंज है वो किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो हियरिंग प्रोसेस को एडजर्न किया गया, आने वाले समय के अंदर इसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, ये कॉलोनियल एरा के समय ही डिफरेंट नेम के साथ में ये हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय, तो आप देखिए कि जब हम जो यहाँ पे 1919 के एक्ट के बारे में रीड करते हैं, तो 1919 के समय रोलट एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही रिगार्डिंग में था। और उसी रोलट एक्ट के अगेंस्ट में जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का जो अरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट में लोग मूवमेंट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और उसी दौरान में एक जो वैसाखी का जो फेस्टिवल वो भी था, तो विलेजर्स वो अमृतसर के अंदर में इकट्ठा होते हैं। और उस दौरान में आप देखिए कि जो अनार्म्ड जो पीसफुल मूवमेंट के अंदर में जो फायरिंग है वो किया जाता है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि हम जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है उसके नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके हमारे जब इंडिपेंडेंस के बाद में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था, जो इमरजेंसी के समय हम मीसा एक्ट के नाम से एक रीड करते हैं। फिर आप देखिए कि मीसा एक्ट के बाद में ये जो 1980s के समय में एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो लाया गया कि कोई पर्सन है जो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, कोई पर्सन है जो यहाँ पे हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ में जो हमारा इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है, या असेंशियल सर्विस हैं उनकी सप्लाई को यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, तो उस पर्सन को अरेस्ट है वो किया जा सकता है एनएसए एक्ट के थ्रू में। डिटेंशन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे आप देखिए कि वन ईयर तक उनको रखा जा सकता है। 1 ईयर के बाद में भी जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अदर ग्राउंड के बेसिस के ऊपर भी उनका डिटेंशन हो सकता है। एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो डिटेंशन को एग्जामिन है वो किया। पे जो हमने एनएसए एक्ट के बारे में देखा, राजस्थान के अंदर में जो जैसलमेर का एरिया है, कहाँ पे है जैसलमेर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है। राजस्थान में आप देखिए कि 2 एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक तो मारवाड़ का एरिया है, मारवाड़ का एरिया है, और एक मेवाड़ का एरिया है। मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। एक जो एरिया है वो है चित्तौड़गढ़ के आसपास, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। और जो मारवाड़ है, मारवाड़ जो सिचुएटेड है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है, जहाँ पे आपको बाड़मेर भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर भी है, जो इसके पार्ट आपको मिलेंगे। अलग अलग एरियाज हैं, हमारे हर एक स्टेट के अंदर में अलग अलग रीजन्स वो एग्जिस्ट किया करते हैं। जैसे कि राजस्थान के ही पर्सपेक्टिव से देखें, राजस्थान में हमने मारवाड़ और मेवाड़ के बारे में देखा। आप देखिए कि मेवाड़ का जो रीजन है वो यहाँ पे है, मारवाड़ का जो रीजन है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। ये जो रीजन है इसको शेखावटी रीजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें चूरू है, झुंझुनू है, जिसके अंदर में सीकर भी इसका पार्ट है। इधर का जो एरिया है जो अलवर के आसपास है, जयपुर का रूरल एरिया है, इसको अहिरवाल रीजन के नाम से जानते हैं। ये जो है वो भरतपुर डीग का रीजन है, जहाँ पे महाराजा सूरजमल है उनका रूल हुआ करता था। ये जो अहिरवाल रीजन हमने रीड किया ये हरियाणा से कनेक्टेड है कल्चरली वे के अंदर में, ट्रेडिशन वे के अंदर में। और आप देखिए कि हनुमानगढ़ जो श्रीगंगानगर है उसका जो कल्चर है वो डिफरेंट है। सदर्न पार्ट के अंदर में जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उनका जो आपको जो रीजन है वो डिफरेंट मिलेगा, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस हुआ करता है। और जो गोविंद गुरु नाम के एक स्पिरिचुअल गुरु हैं वो भी वहाँ से बिलोंग हैं, वो किया करते हैं। तो जैसलमेर के अंदर में ऐसा बस के अंदर में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, लोगों का डेथ हुआ है। हमारे यहाँ पे जो रोड सेफ्टी है एक कंटिन्यूस एक कंसर्न है। रोड के अंदर में आप देखिए कि एक्सीडेंट्स की वजह से ही डेथ नहीं होता है, यहाँ पे फायरिंग के जो इस तरीके से जो व्हीकल के अंदर में फायर होना वो भी एक नया इश्यू है, वो इमर्ज हुआ है पिछले कुछ
समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद में ही अपना जो आंसर की है उसको रिलीज करेगा, जिसको कि कोर्ट के द्वारा भी एंडोर्स है वो किया गया है। तो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने इसको एडमिट किया है, जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स के पेपर के बाद में आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट समय के अंदर में फाइनल रिजल्ट के बाद में जो रिलीज किया जाता है, और फाइनल रिजल्ट के बाद में जब आता है तो काफ़ी बार तो ऐसे भी एस्पिरेंट्स हुआ करते हैं जो उस आंसर की को ही नहीं चेक करते हैं। मीन्स आप देखिए कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो काफ़ी कम है, अनसीरियस एस्पिरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। तो फाइनल आंसर की को वो चेक नहीं करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का पेपर देंगे, प्रीलिम्स के पेपर के बाद में पेपर हुआ, डिस्कशन भी हुआ, बट आप देखिए कि 10 to 15 डेज का जो टाइम पीरियड हुआ करता है उसके अंदर में वो ये एग्जामिन नहीं करेंगे कि पेपर के अंदर में अगर क्वेश्चंस आई हैं, बेसिक के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक के क्वेश्चंस क्या आपका जो बुक्स हैं उसके अंदर से वो बिलोंग किया करते हैं। एवरी ईयर हम पेपर के बाद में आपको बताते हैं कि आपको ये प्रोसेस है वो खुद से ही करना होगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये इसका सब्सटीट्यूट है वो नहीं दे सकता। एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर में आप एंटर करोगे, तो हार्ड वर्क भी आपको ही यहाँ पे करना होगा। सेकंड आप देखिए कि आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एग्जामिन करना चाहिए कि कहाँ से पूछा गया। अगर द हिंदू न्यूज़पेपर से क्वेश्चन का सोर्स है तो आपने उसको क्यों रीड नहीं किया। आप अगर न्यूज़पेपर को कंटिन्यूस रीड करते हो, अगर आप ना तो न्यूज़पेपर रीड करते हो ना बुकलेट रीड करते हो, तो फिर तो आप देखिए कि कोई इतना कंसर्न का ही बात नहीं है कि अगर आप कुछ भी इस तरीके से सीरियस नहीं हो। बट अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन का सोर्स है वो क्या है। और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आप देखिए कि बेसिक का भी कोई सवाल होगा ना, 3 स्टेटमेंट होंगे। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी से होगा, एक स्टेटमेंट कोई बेसिक बुक से होगा। तो ऐसे आपको पता लगाना है। थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, 1-2 दिन का ये काम हुआ करता है जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स के बाद में, जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो या कोई भी अटैम्प्ट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वाटर बॉडीज में जिनका प्रेजेंस हुआ करता है। और आप देखिए कि जब इनका जो माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन का एक प्रोसेस है वो क्रिएट होता है फूड वेब के अंदर में, बाई एक्यूमुलेशन। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, गोवा के अंदर में जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे इसको एग्जामिन है वो किया गया हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। मेनली आप देखिए कि जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है, जहाँ पे फिशिंग का एक्टिविटी हुआ करता है, तो गोवा के अंदर में दो ऐसे इम्पोर्टेंट एरिया हैं। एक तो मांडवी नाम का जो रिवर है जिसको महादवी रिवर के नाम से भी जानते हैं, जोवारी नाम का जो रिवर है, ये रिवर्स है जहाँ पे मेनली फिशिंग का एक्टिविटी हुआ करता है गोवा का। और इन्हीं के अंदर में माइक्रोप्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसके इम्पैक्ट को एनालाइज है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड का जो वैकातो रीजन है, वाइकातो रीजन है, उसके बारे में है। वाइकातो वाइकातो रीजन है, तो ये एक बार देख लेना आप वाइकातो रीजन के बारे में, कहाँ पे ये सिचुएटेड है। वाइकातो जो रीजन है वो सिचुएटेड है स्टूडेंट्स बेसिकली जो आइलैंड्स के अंदर में न्यूजीलैंड है। एक नॉर्दर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, एक सदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का। तो नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर में ये रीजन है, यहाँ पे डेयरी का जो प्रोसेस है, जो एनिमल्स का जो आप देखिए कि हार्वेस्टिंग है वो किया जाता है। मीन्स डेयरी इंडस्ट्री का प्रेजेंस मिलेगा लार्जर नंबर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि डेयरी के अंदर में न्यूजीलैंड का डोमिनेशन भी है, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में। आरसीईपी नाम का जो यहाँ पे जो आप देखिए कि फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट था, तो इंडिया ने इसी वजह से उसको ज्वाइन नहीं किया था कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसको इम्पैक्ट कर सकता है न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि जो एमिशन लेवल के जो टारगेट थे, कितना हमें एमिशन रिड्यूस करना है, उसको यहाँ पे चेंज किया है। लोग इसके इसके रिगार्डिंग में मूवमेंट सिचुएशन में हैं, ये जो टारगेट है उसको चेंज है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्दर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड है, तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी जो पास होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये जो वाटर बॉडी है उसका नाम है कुक स्ट्रेट। अब कुक स्ट्रेट है जो, तो आप देखिए कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, क्योंकि इस्तुमस का जो एरिया होता है वो यहाँ पे लैंड एरिया को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली तस्मान सी है।
और यहाँ पे साउथ पैसिफिक सी है उसको कनेक्ट करता है ये जो कुक स्ट्रेट है। इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछा था, टाइम जोन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से। न्यूजीलैंड के वहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए थे कि इनमें से किस कंट्रीज के वहाँ पे इस नंबर से ज़्यादा जो टाइम टाइम जोन है वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो ये इस तरीके से भी बेसिक आपको लिटिल बिट पता होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रैंडम हैं, तो उसमें आपको एनालाइज करना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन बाउंसर टाइप है तो हमें स्किप करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपका स्किल काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा आपका एक्यूरेसी है, तो आपके लिए तो 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन वही काफ़ी ज़्यादा सही हैं। अगर आपका स्किल और एक्यूरेसी काफ़ी सही है तो। अगर आपका वो सही नहीं है और आपको डाउट है तो आप देखिए कि आप थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बट प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बाउंसर टाइप होते हैं, तो आपको उनको स्किप करना चाहिए। स्किप बेटर है। हो सके कि आप यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें आपके करेक्ट भी हो जाएं, 4-5 क्वेश्चन वो इनकरेक्ट भी हो जाएं। ये भी एक स्ट्रेटजी जो मार्केट के अंदर में कभी चला करती थी कि लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है जब भी हम हैवी डाइट को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो एक स्लीपी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। तो उसके बिहाइंड में क्या रीजन हुआ करते हैं, जैसे ही आप कोई हैवी डाइट है उसको कंज्यूम करोगे तो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। डाइजेशन प्रोसेस के समय में हमारा जो मोर ब्लड है, मोर एनर्जी है, वो स्टोमक एरिया के जो स्टोमक के जो ऑर्गन एरियाज हैं वहाँ पे आप देखिए उसका सर्कुलेशन होता है। ब्रेन के लिए जो सर्कुलेशन है वो लिटिल बिट कुछ समय के लिए वहाँ पे डिक्रीज है वो रहेगा। तो ब्रेन के लिए कम पहुँचता है तो इस वजह से आपको जो ऑक्सीजन भी कम पहुँचेगा, वहाँ पे जो ब्लड है वो भी कम पहुँचता है कुछ समय के लिए। तो आपको जस्ट जैसे ही आप हैवी डाइट को कंज्यूम करते हो आपको जो स्लीपी स्लीपी काइंड ऑफ सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कंज्यूम करते हो, मोर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें राइस है, या आप देखिए कि कार्बो से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने मोर कंज्यूम किया है तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो रिलीज होगा। ग्लूकोज ब्लड के अंदर में रिलीज होगा। इंसुलिन आप देखिए कि उसको मोर रिलीज किया जाएगा, तो उसको बेसिकली एडजस्ट करने के रिगार्डिंग में जो अमीनो एसिड्स हुआ करते हैं ब्रेन के अंदर में वो एक एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको फिर देखने के लिए मिलता है कि मोर आपको जो स्लीपी कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। अगर आपका जो डाइट है वो डाइट आपका इस तरीके से है, स्लीप इंड्यूस जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, और आपका जो डाइट इस तरीके का है जो बैलेंस डाइट है, फाइबर्स का प्रेजेंस है बेटर डाइट के अंदर में, तो आपको लेस जो स्लीपी कंडीशन है वो वहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टीम पीड के सिचुएशन के बारे में है कि सीबीआई को दे दिया गया है स्टीम पीड का जो इन्वेस्टिगेशन है। अब देखिए कि जब भी कोई भी क्राइम होता है, आपने अपने लोकल लेवल के ऊपर भी देखा होगा, कोई नेटिव एरिया के अंदर में भी कोई क्राइम कमिट होगा तो एक डिमांड हुआ करती है हर एक प्रोटेस्ट के अंदर में कि सीबीआई को केस को यहाँ पे हैंड ओवर है वो कर दिया जाए। या स्टूडेंट सीबीआई का जो यहाँ पे केसेस के अंदर में जो डिलीवरी रेट है कि उन्होंने केस के अंदर में बेटर परफॉर्म है वो किया है, वो क्या यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। या आप देखिए कि सीबीआई को इस तरीके से देना लोकल पुलिस के ऊपर में जो कंटिन्यूस क्वेश्चंस है उसको रेज करता है कि आपके यहाँ पे जब लोकल पुलिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, एवरी आपको ब्लॉक के अंदर में, और फिर क्यों यहाँ पे केसेस को यहाँ पे किसी न्यूट्रल बॉडी को देना। कि आप देखिए कि जो किसी भी केस के रिगार्डिंग में मोर इम्पोर्टेंट क्या है, क्राइम सीन मोर इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एविडेंस हुआ करते हैं। पहले कुछ दिन अगर 4-5 डेज वहाँ पे लोकल पुलिस पहुँचता है, फिर सीबीआई का टीम पहुँचेगा तो एविडेंस कलेक्शन एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। केस के अंदर में जो पर्सन्स हैं जिनको कल्प्रिट होते हैं या जिन्होंने क्राइम को कमिट किया है, तो उनको आप देखिए कि फिर कोर्ट के अंदर में उस केस का जो विनिंग पॉसिबिलिटीज है वो काफ़ी कम रिड्यूस होती हैं। उसके बिहाइंड में रीजंस यही हैं कि एविडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। एविडेंस का जो रिलायबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे रेज होता है समय के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दे दिया गया है अदर इंस्टीट्यूशन को, अदर बॉडी को, तो ये क्वेश्चंस को रेज वो करता है यहाँ पे हर एक केस के रिगार्डिंग में। हमारा जो गगनयान का जो मिशन जाना है, क्रू एस्केप जो सिस्टम लाया गया है उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में है, किस लिए लाया गया है, सेफ्टी प्रोसेस के रिगार्डिंग में कि गगनयान मिशन को जो सेफ्टी है वो ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
हमारे जो गवर्नमेंट लिटिगेशंस हैं उसके रिगार्डिंग एक डैशबोर्ड है उसको क्रिएट किया गया है, वो शो करेगा कि केस कहाँ पे पेंडिंग है। मंगोलिया जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है, सदर्न पार्ट में चाइना है, दो कंट्रीज के बिटवीन के अंदर में है मंगोलिया। मंगोलिया के लीडर इंडिया के लिए आए हैं, आने वाले समय के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मंगोलिया की फोर्सेज को जो ट्रेन है वो यहाँ पे करेंगी। इसके अलावा आप देखिए कि बुद्धिज्म का जो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इंडिया इंडिया में बुद्धिज्म प्रमोट होता है, इंडिया में ही आप उसको ओरिजिन मिलेगा। तो बाद में आप देखिए कि हम हमारा जो सेक्रेड रेलिक्स है, बुद्धिज्म का जो सेक्रेड रेलिक्स है उसको भी हम सेंड करते हैं मंगोलिया के लिए। लास्ट ईयर भी हमने वहाँ पे सेंड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंगोलिया के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए, सपोज कीजिए मंगोलिया है, एक एरिया के अंदर में माउंटेन रीजन है, अल्ताई माउंटेन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। इस एरिया के अंदर में गोबी डेजर्ट है वो सिचुएटेड है। तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हुआ करती हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब क्रिएट किया गया? 1986 में क्रिएट किया गया। ऑपरेशन जब ब्लू स्टार होता है 1984 के समय, तो ज़रूरत फील होता है कि ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए कमांडोज का एक स्पेशल टीम है वो होना चाहिए। एनएसजी के कमांडोज ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टेररिज्म को एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में। अक्षरधाम का जो टेरर अटैक हो, या हमारा जो 26/11 का जो इंसिडेंट है मुंबई के अंदर में, वहाँ पे भी एनएसजी का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा था। मानेसर के अंदर में इनका, हरियाणा में एक मानेसर नाम की जगह है नियर बाई गुरुग्राम के वहाँ पे, तो मानेसर के वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है या मेन ट्रेनिंग सेंटर है। और अब अलग अलग पार्ट के अंदर में भी इनके जो हब्स हैं उनको क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ था, आप देखिए कि उससे पहले कांधार का जो प्लेन ले जाया गया था IC-814, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें कि जो अमृतसर के अंदर में कुछ समय के लिए रुकता है, तो उस समय में हमारा जो एनएसजी जो कमांडोज हैं उनका एक ही सेंटर था मानेसर। और अदर पार्ट के अंदर में कोई इश्यू होता है तो वहाँ से डिप्लॉय किया जाता था। तो बेसिकली आप देखिए कि अलग अलग एरिया में सेंटर्स हैं वो डेवलप हों, जिससे कि कोई भी इश्यू हो तो वहाँ से जो लोकल टीम है, जो लोकल एनएसजी नियर बाई एनएसजी का जो हब रहेगा, वहाँ से उसको डिप्लॉय किया जा सके यूनिट को। वात्सल्य नाम का एक पोर्टल है, वात्सल्य पोर्टल के अंदर में जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। नोडल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएं उन चिल्ड्रंस के ट्रेसिंग की रिगार्डिंग में। तो मिसिंग चिल्ड्रंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि ब्राज़ील के लिए गए हैं। COP21 से पहले जो डिस्कशन होता है बेहेम के अंदर में, COP21 ऑर्गेनाइज होगा, तो सॉरी COP30 से पहले जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया है। एमिशंस उनको यहाँ पे शो किया है इंडिया ने कि कंटिन्यूस जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एंडोर्सर है इंडिया। और आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट है वो बताया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप है उसका भी एक एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ है। तो आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमारा पार्टनरशिप है। और हमने वहाँ पे प्रॉमिस किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन जिसने क्लाइमेट चेंज को मोर सिवियर वे के अंदर में फेस किया, वहाँ पे हम एक रिलायबल पार्टनरशिप को सेटअप करेंगे। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं उनको यहाँ पे टैकल करेंगे। हमारे यहाँ पे जो लिक्विड मेडिसिन हैं उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स को रेज किया गया है WHO के द्वारा, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग में। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको यहाँ पे अपग्रेड या रिफॉर्म करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनका यहाँ पे बताया गया। इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में लार्जर नंबर के अंदर कंट्रीब्यूट है वो किया करता है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाए, प्रेजेंट समय का जो एस्पिरेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। वेनेजुएला के वहाँ पे बोट के ऊपर में यूएस की फोर्सेज ने अटैक है वो किया है। तो बेसिकली ये पहले भी ऐसा इंसिडेंट है वो सामने आया था। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अब देखिए कि पेंशन सिस्टम है उसके सस्पेंशन के रिगार्डिंग में कहा गया है। और थाईलैंड कंबोडिया का जो बॉर्डर इश्यू है उसके रिगार्डिंग में जो सेरेमनी है उसको अटेंड किया जाएगा ट्रम्प के द्वारा, जो कि यूएस के पॉलिटिकल लीडर हैं। और चाइना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, चाइना पाकिस्तान है, जो श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको यहाँ पे होस्ट है वो किया गया है।
चाइना पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है वो चाइना पाकिस्तान का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जिसको कि इंडिया कंडेम करता है, क्योंकि कश्मीर के एरिया से वो पास करता है जो कि हमारी कंट्री का पार्ट है और प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिस तरीके से नेपाल के अंदर में इंसिडेंट हुआ वैसा ही मडागास्कर के वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे भी जनरेशन जेड जेन जी के द्वारा जो मूवमेंट है वो कैरी आउट किया गया और ये न्यूज़ हम रीड कर चुके हैं रशिया यूक्रेन के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।